अगर मैं कहूँ कि अपने दिमाग में एक परिवार की तस्वीर बनाइए, तो यकीनन सबसे पहले किसके चेहरे उभरेंगे? जाहिर है इंसानों के ही चेहरे आएंगे। बिल्कुल। माता-पिता, बच्चे या शायद दादा-दादी। मतलब हमारी जो दुनिया है ना, उसमें परिवार की परिभाषा बहुत ही स्पष्ट है। हाँ, और वो सिर्फ इंसानों तक ही सीमित है। सही कहा। लेकिन जरा सोचिए, क्या हुआ अगर इस पारिवारिक तस्वीर की जो सीमाएं हैं, वो अचानक टूट जाएं? ओह, ये तो बहुत ही अलग विचार है। है ना? क्या हुआ अगर उस फ्रेम में वो जीव भी शामिल हो जाएं, जिन्हें हम मतलब आम तौर पर सिर्फ जानवर कहकर खारिज कर देते हैं? जो कि हम बहुत आसानी से करते हैं। हाँ, तो आज की इस गहन चर्चा में हम एक ऐसे ही अद्भुत घर के दरवाजे खोलने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं हिंदी साहित्य की दिग्गज रचनाकार महादेवी वर्मा की मशहूर रचना मेरा परिवार की। एक बहुत ही क्लासिक रचना। बिल्कुल। और हमारे पास इस रचना के कुछ अंश और नोट्स स्रोत के रूप में मौजूद हैं। आज का हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे एक इंसान और पशु पक्षियों के बीच एक सच्चा पारिवारिक और गहरा भावनात्मक रिश्ता बन सकता है। और ये समझना आज के समय में बहुत जरूरी भी है। बिल्कुल। हम अक्सर जानवरों को सिर्फ जानवर या प्रकृति का एक मूक हिस्सा समझते हैं, लेकिन ये स्रोत उस सोच को पूरी तरह पलट देता है। जी। चलिए इस विषय की परतें खोलते हैं। हाँ, क्योंकि यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि इन नोट्स को पढ़ते हुए आपको एहसास होता है कि ये कोई मतलब किसी चिड़ियाघर या सामान्य पशुपालन का विवरण नहीं है। चिड़ियाघर तो बिल्कुल नहीं। हाँ, हम इंसानों की फितरत होती है हर चीज पर अपना ठप्पा लगाने की। हम तय करते हैं कि कौन सा जीव हमारे मनोरंजन के लिए और है। कौन सा हमारी उपयोगिता के लिए। राइट, बिल्कुल। लेकिन महादेवी वर्मा के घर का जो इकोसिस्टम था ना, वो एक अलग ही वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक धरातल पर काम कर रहा था। मतलब वो सिर्फ एक शेल्टर या आश्रय नहीं था। नहीं, ये महज आश्रय देने की कहानी नहीं है। ये दो अलग अलग प्रजातियों के बीच संवाद का एक ऐसा तंत्र है जहां इंसान और मूक जीव एक दूसरे के अस्तित्व को पूरी तरह से स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन मुझे यहीं पर एक बात थोड़ी खटक रही है। अच्छा, क्या? मैं समझ सकता हूं कि कोई अपने जानवरों से बहुत प्यार करे। नोट्स में जिक्र है कि उनके घर में गिल्लू नाम की एक गिलहरी थी। हाँ, गिल्लू। और नीलकंठ नाम का मोर, सोना नाम की एक हिरन और राधा नाम की गाय। सही। ये सभी उस परिवार का हिस्सा थे। हाँ, पर इन नोट्स में दावा किया गया है कि ये जानवर उनके सुख दुख को समझते थे। अब अगर हम थोड़ा तार्किक होकर सोचें, क्या ये सिर्फ मानवीयकरण या जिसे एंथ्रोपोमॉर्फिज्म कहते हैं वो नहीं है? ये एक बहुत ही कॉमन सवाल है। मतलब हम इंसानों की आदत होती है कि अगर कुत्ता पूंछ हिला रहा है तो हम सोचते हैं कि वो हमें देख के मुस्कुरा रहा है। हाँ, हम अपनी भावनाएं उन पर थोप देते हैं, वही ना? क्या एक हिरन या गाय सच में किसी इंसान का दुख समझ सकती है, या वो सिर्फ इसलिए आसपास रहते हैं क्योंकि उन्हें समय पर खाना मिल रहा है? ये एक बहुत ही जायज संदेह है और विज्ञान के नजरिए से इसे समझना बहुत जरूरी है। तो विज्ञान क्या कहता है इस बारे में? जब हम कहते हैं कि सोना हिरण या राधा गाय दुख समझती थीं, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो इंसानी दर्शन या हमारी मानसिक उलझनों को समझ रही थीं। अच्छा, मतलब वो हमारी तरह ओवरथिंक नहीं कर रही थी। बिल्कुल नहीं। हमें यहाँ जानवरों की इमोशनल इंटेलिजेंस या जिसे हम भावनात्मक बुद्धिमत्ता कहते हैं, जी। उसके काम करने के तरीके को समझना होगा। वो कैसे काम करती है? जानवर अपने आसपास के माहौल और बुनियादी व्यवहार यानी बेसलाइन बिहेवियर को लेकर बेहद संवेदनशील होते हैं। बेसलाइन बिहेवियर मतलब क्या? रोजमर्रा की आदतें? ठीक वही। जब कोई इंसान दुखी होता है तो सिर्फ उसके चेहरे के भाव नहीं बदलते। और क्या बदलता है? उसके शरीर का तापमान बदलता है, उसके सांस लेने की गति, ओहो। हाँ, उसके चलने का तरीका और यहाँ तक कि शरीर से निकलने वाले स्ट्रेस हार्मोन यानी कॉर्टिसोल की गंध भी बदल जाती है। अरे वाह, कॉर्टिसोल की गंध। बिल्कुल। और एक गाय या एक हिरन की सूंघने और महसूस करने की क्षमता इंसानों से कई गुना ज्यादा होती है। तो वो उस गंध को पकड़ लेते हैं? हाँ, जब महादेवी वर्मा अस्वस्थ होती थीं या उदास होती थीं, तो उनके घर के जानवरों को ये महसूस होता था कि उनके इकोसिस्टम की मुख्य ऊर्जा में कोई बदलाव आया है। मतलब वो उस एनर्जी शिफ्ट को नोटिस करते थे। सही कहा। वे उस बदलाव, उस ठहराव या उदासी पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। ये सिर्फ खाने का लालच नहीं था। हाँ, ये तो बहुत गहरा है। ये एक गहरे जुड़ाव का जैविक और भावनात्मक प्रमाण था। ओके, ये वाकई एक नया नजरिया है। मतलब
वे हमारे शब्दों को नहीं बल्कि हमारे शरीर की केमिस्ट्री और हमारी ऊर्जा में आए उस छोटे से बदलाव को पढ़ रहे होते हैं। एकदम सही। ये तो आज के दौर के तथाकथित पेट पेरेंट्स के कॉन्सेप्ट से बहुत अलग है। बहुत ज्यादा अलग है। आज लोग खुद को पेट पेरेंट कहते हैं, जानवरों को इंसानों के कपड़े पहनाते हैं। हाँ, उनके लिए स्पा बुक करते हैं। बिल्कुल, हम अनजाने में उन पर अपनी जीवन शैली थोप रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा अंतर है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। कैसे? आधुनिक जो पेट कल्चर है ना, उसमें अक्सर एक अनकहा मालिकाना हक होता है। एक ओनरशिप वाली फीलिंग। हाँ, हम चाहते हैं कि जानवर हमारे हिसाब से चलें, हमारी रूटीन को फॉलो करें। सही बात है। लेकिन इन नोट्स में जो ढांचा दिखता है वो नियंत्रण पर नहीं बल्कि सह अस्तित्व पर टिका है। सह अस्तित्व या मतलब एक साथ मिलकर रहना। हाँ, राधा गाय या सोना हिरन को इंसान बनाने की कोशिश कभी नहीं की गई। उन्हें उनके प्राकृतिक रूप में ही रखा गया। बिल्कुल, उन्हें उनकी प्राकृतिक गरिमा के साथ उस घर का हिस्सा बनाया गया। तो अपनी आजादी भी महसूस करते थे। यही वजह है कि जब वे दुख या खुशी व्यक्त करते थे तो वो किसी ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं होता था। वो एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती थी। हाँ, एकदम नेचुरल। और शायद इस स्वाभाविक प्रतिक्रिया और विश्वास के इस तंत्र को समझने के लिए हमें गिल्लू की कहानी पर गहराई से बात करनी चाहिए। गिल्लू, वो कहानी बहुत ही मार्मिक है। हाँ, नोट्स बताते हैं कि वो एक छोटी सी गिलहरी थी जो लेखिका को बेहद घायल और अधमरी हालत में मिली थी। कौओं ने उसे बहुत बुरी तरह चोंच मार मार के घायल कर दिया था। बिल्कुल, लगभग खत्म ही कर दिया था। फिर लेखिका ने उसे उठाया, उसके घावों पर मलहम लगाया और उसे एक नया जीवन दिया। जो कि आसान नहीं रहा होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन मुझे यहाँ मनोविज्ञान की नजरिए से एक और उलझन है। कैसी उलझन? देखिए, जंगली जानवरों का जो पहला इंस्टिंक्ट या मूल प्रवृत्ति होती है वो हमेशा आत्मरक्षा की होती है। सर्वाइवल। हाँ, उन्हें डरने के लिए प्रोग्राम किया गया है। किसी जंगली जीव का विश्वास जीतना मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी बेहद संवेदनशील सुरक्षा अलार्म को फिर से प्रोग्राम करना। ये बहुत ही सटीक तुलना है ना? क्योंकि डीएनए में ये बात फीड है कि इंसान मतलब एक शिकारी, एक बहुत बड़ा खतरा। बिल्कुल। तो लेखिका ने उस सुरक्षा अलार्म को कैसे बंद किया? एक डरी हुई घायल गिलहरी उनके इतने करीब कैसे आ गई कि वो उनकी थाली के पास बैठकर खाना खाने लगी? अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो इस सुरक्षा अलार्म वाली बात ने पूरी प्रक्रिया को बहुत अच्छे से पकड़ लिया है। अच्छा। हाँ, क्योंकि किसी भी जंगली जीव का अलार्म आप जबरदस्ती बंद नहीं कर सकते। मतलब आप उसे फोर्स नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं। अगर आप उसे पकड़कर प्यार करने की कोशिश करेंगे तो वो और ज्यादा डरेगा। वो तो पैनिक कर जाएगा। हाँ, यहाँ जो काम आया वो था निस्वार्थ देखभाल और सबसे महत्वपूर्ण चीज स्पेस या जगह देना। स्पेस देना। हाँ, जब लेखिका ने गिल्लू का इलाज किया तो उन्होंने उसे कोई पालतू खिलौना नहीं माना। उन्होंने घाव साफ किए और फिर गिल्लू को अपनी गति से ठीक होने दिया। मतलब उन्होंने अपनी तरफ से कोई दबाव नहीं डाला कि तुम मेरे पास ही रहो। बिल्कुल नहीं। और मनोवैज्ञानिक रूप से यही वो बिंदु है जहां एक शिकार होने का डर भरोसे में बदलता है। कैसे? जब जीव ये देखता है कि ये विशालकाय प्राणी यानी इंसान न तो मुझ पर हमला कर रहा है और न ही मुझे कैद कर रहा है, तो उसे लगता है कि वो सुरक्षित है। हाँ, उसका वो जन्मजात अलार्म धीरे धीरे शांत होने लगता है। करुणा और दया में यही बहुत बड़ा फर्क है। दया और करुणा, इसमें क्या फर्क है? दया में हम अक्सर एक बॉस की तरह व्यवहार करते हैं कि मैंने तुम्हें बचाया है, तुम मेरे आभारी रहो। अच्छा, हाँ। लेकिन करुणा में समानता होती है, एक रिस्पेक्ट होती है। और गिल्लू ने उस करुणा को महसूस किया? बिल्कुल। इसलिए ठीक होने के बाद भी जब वो बाहर पेड़ों पर जाती थी तो वो वापस लौट आती थी। हाँ, वो वापस लेखिका के पास लौट आती थी। वो अब किसी पिंजरे में नहीं थी। उसने अपनी मर्जी से उस घर को अपना परिवार चुना था। ये वाकई हैरान करने वाला है कि कैसे बिना किसी दबाव के सिर्फ एक सुरक्षित माहौल देने से किसी जीव का पूरा व्यवहार बदल सकता है। ये प्रकृति का एक बहुत ही खूबसूरत नियम है। और ये बात सिर्फ गिल्लू तक सीमित नहीं थी, है ना? मुझे नीलकंठ के बारे में पढ़कर सबसे ज्यादा अचंभा हुआ। नीलकंठ जो कि एक मोर था। हाँ, एक हिरण या गाय का शांत होना फिर भी समझ आता है, लेकिन मोर तो एक बेहद स्वतंत्र और जंगली पक्षी है। बहुत ही प्राउड और इंडिपेंडेंट जीव होता है मोर। तो नीलकंठ उस घर के इकोसिस्टम में कैसे फिट हुआ? नीलकंठ का उदाहरण इस बात का सबसे बेहतरीन सबूत है कि महादेवी वर्मा के घर में हर जीव की अपनी एक अलग पर्सनालिटी का सम्मान होता था।
मतलब उनकी अपनी एक इंडिविजुअलिटी थी। हाँ, नीलकंठ सिर्फ एक सजावटी पक्षी नहीं था। नोट्स के अनुसार उसने खुद को उस पूरे पशु परिवार का संरक्षक या गार्डियन मान लिया था। गार्डियन? हाँ, अगर कोई दूसरा जानवर खतरे में होता था तो नीलकंठ उसकी रक्षा के लिए आगे आता था। वेट, सच में? लेकिन एक पक्षी में ये संरक्षक वाली भावना कैसे विकसित हो सकती है? सुनने में अजीब लगता है ना? हाँ, मतलब क्या मोर आमतौर पर ऐसे व्यवहार करते हैं? आम तौर पर मोर अपने झुंड या अपने क्षेत्र को लेकर चौकन्ने रहते हैं, लेकिन वे सिर्फ अपनी प्रजाति तक सीमित रहते हैं। तो यहाँ अलग क्या था? यहाँ जो हुआ वो क्रॉस स्पीशीज यानी अलग-अलग प्रजातियों के बीच एक सामाजिक ढांचा बनने का मामला था। एक क्रॉस स्पीशीज कम्युनिटी बन गई थी। बिल्कुल। जब जानवरों को एक ऐसा माहौल मिलता है जहां उन्हें शिकार होने का कोई डर नहीं होता, तो वे अपने बुनियादी सर्वाइवल मोड से बाहर आ जाते हैं। सर्वाइवल मोड से बाहर आना? हाँ, और सर्वाइवल मोड से बाहर आते ही उनमें एक दूसरे की देखभाल करने की, एक समुदाय बनाने की क्षमता जागृत हो जाती है। ये तो कमाल है। नीलकंठ ने